हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। यहाँ पर हम पढ़ते हैं संस्कृत को एक बहुत ही आसान तरीके से फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम। आपके लिए यहाँ से मेरे द्वारा डाले गए वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे। आप किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, संस्कृत को पढ़ रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, छंद प्रकरण। थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं और फिर आते हैं बेसिक टॉपिक के ऊपर। देखें, छंद क्या होता है, क्यों इसे हम पढ़ते हैं और किस तरीके से इसे स्मार्टली पढ़ा जाता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखें, हिंदी या संस्कृत किसी भी साहित्य के अंदर हम बात करें तो दो तरह की रचना होती है। एक होता है पद्य, एक होता है गद्य। और विशेषकर यदि संस्कृत में बात करें तो यहाँ पे चंपू काव्य भी होते हैं। मतलब काव्य विधा की बात कर रहे हैं, जो कि पद्य भाग में लिखी जाती है, गद्य भाग में। और चंपू जहाँ पे मिश्रित गद्य और पद्य काव्य होता है, यह चंपू काव्य कहलाता है। तो हम जहाँ पे पद्य पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, पद्य के अंदर छंद हमें दिखता है। यानी कि गद्य रचना जो है इनमें छंद नहीं होता है, पद्य रचनाओं में छंद होता है। पद्य रचनाएं क्या होती है? जो गीति को लिए हुए होती है, जो गेय रूप में गाई जा सकती है, यह पद्य है। और इन्हीं में छंद उपस्थित होता है और इन्हीं छंदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। छंद के बारे में आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। पूर्व ज्ञान आपके लिए सहायक हो, इतना ही रखिएगा। बाकी पूर्व ज्ञान कभी कभी हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम नई चीजें नहीं सीख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो चीजें यहाँ से बताई जा रही हैं बहुत ही ऑथेंटिक हैं और आपके अपकमिंग जिस भी एग्जाम के लिए आप संस्कृत पढ़ रहे हैं सभी के लिए बिल्कुल बेसिक टॉपिक है ये। ठीक है, छंद प्रकरण। और जैसे अभी आप आरपीएससी ग्रेड 3 का एग्जाम फाइट करने जाएंगे, रीट का एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो रीट में आपका छंद प्रकरण है, ऐड किया हुआ है सिलेबस में। यहाँ पर अलंकार नहीं है, तो छंद प्रकरण तो आपको पढ़ना ही है किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। छंद प्रकरण क्या होता है? सबसे पहले परिभाषा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। छंद की क्या परिभाषा है? छंद की परिभाषा है यद अक्षर परिमाणम तत्छंद, जहाँ पे अक्षरों की गिनती की जाती है, परिगणन किया जाता है, वह छंद है। और छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आच्छादन करना या आह्लादन करना, इसीलिए कहते हैं छंदांसी छादनात्। अब देखें, छंद है तो ये तो अदृश्य रूप में एक भाव है, तो इसलिए ये किसी को आच्छादन तो नहीं कर सकता है। लेकिन जो पद्यों में गीति को लाता है, जो एक व्यवस्था को बिठाता है, वह है छंद। व्यवस्था मतलब वही जो अक्षरों की गिनती हम करते हैं, जो बिल्कुल फिक्स परिमाण होता है अक्षरों का और मात्राओं का, ये होता है छंद। छंद जो है, छंद पादौ तो वेदस्य कहा गया है, मतलब कि वेद पुरुष के पैरों के रूप में कल्पित किया गया है छंद को। जिस तरह पैरों के बिना हम गति नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से कोई भी जो रचना है, पद्य रचना है, काव्य है, वह छंदों के बिना गति नहीं कर पाता है। छंदों के आदि आचार्य किसे माना गया है? पिंगल मुनि को। पिंगल मुनि जो है, इनका एक छंद सम्मत ग्रंथ है, छंद शास्त्र, छंद सूत्र भी इसे कहते हैं। और इसी कारण से इन्हें आदि आचार्य माना जाता है। क्या तात्पर्य है इसका आदि आचार्य का? ये मतलब है कि छंद जो प्रकरण है, छंद जो टॉपिक है, इस पर सबसे पहले पिंगल मुनि ने लिखा है, एक ग्रंथ लिखा है छंद शास्त्र। चलें, देखिए, कोई भी, अभी मैंने आपको बात की, कोई भी पद्य हो, श्लोक हो, सूक्ति हो, है ना, कोई भी ऐसा भाग, काव्य विधा का एक ऐसा भाग जिसे गेय रूप में गाया जा सकता है, जिसे हम गाते हैं, तो ये होता है छंद, जहाँ पे इन पद्यों में छंद उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखें छंद कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। छंद जो है हमारे समझने के लिए दो प्रकार का है, लौकिक और वैदिक। दो प्रकार के छंद होते हैं, लौकिक और वैदिक। लेकिन छंदों का विभाजन इस प्रकार से नहीं किया गया है। छंद जो हैं वो मात्रिक और वार्णिक रूप में विभक्त किए गए हैं, वो भी हम आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं, मात्रिक और वार्णिक।
वैदिक छंद जो हैं ये वैदिक थे, जो कि वेदों में हमें दिखते हैं। वैदिक जो ग्रंथ हैं इन्हें हमें दिखते हैं। वैदिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं हम। वेद हैं 4 वेद, इसके बाद हमारे ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, उपपुराण है। ये सभी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये अपौरुषेय हैं, ये वैदिक ग्रंथ हैं, ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। ऋषियों मंत्र दृष्टारः ऐसा कहा गया है। और ऋषियों के द्वारा लिखे गए अपौरुषेय मतलब लौकिक पुरुषों ने इनको नहीं लिखा है। इनकी रचना ऋषियों ने या देवताओं ने की है, इसलिए इनको हम वैदिक ग्रंथ कहते हैं। ये सभी वैदिक ग्रंथ है, तो इन सभी में जो छंद पाए जाते हैं ये सारे वैदिक छंद होते हैं, है ना। और जो लौकिक साहित्य में दिखते हैं, हमें लौकिक ग्रंथों में रचनाओं में हमें नजर आते हैं, ये लौकिक छंदों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन छंदों को मूल रूप से 2 ही भागों में विभक्त किया गया है, ये है मात्रिक और वार्णिक। ऐसे छंद जहाँ पर मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद, जहाँ वर्णों की गणना की जाती है वार्णिक छंद। ठीक है स्टूडेंट्स, छंद से संबंधित लगभग 4 वीडियोस आपके लिए बनाए जाएंगे। ये पहला वीडियो है, आज ही हमने टॉपिक स्टार्ट किया है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मेरे द्वारा यहाँ से बताई गई कोई भी बात से संबंधित आपको कोई डाउट लगता है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ताकि आपका संदेह जो है उसका उससे दूर किया जा सके। मुझे एटलीस्ट ये तो पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, या कहाँ कहीं कोई डाउट है तो क्या डाउट आपको क्रिएट हो रहा है ना। माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमारे आता ही है, हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, वहां पर कमेंट लिखिए ताकि आपका जो डाउट है उसे दूर किया जा सके। ओके, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लौकिक छंद जो होते हैं क्या होते हैं? लौकिक छंद है मात्रिक और वार्णिक। तो इसी प्रकार से सभी छंद मात्रिक वार्णिक प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद को हम जाति छंद भी कहते हैं और वार्णिक छंद को हम वृत्त छंद भी कहते हैं। इनके अन्य नाम भी याद रखिएगा। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है और इसी आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है, कितनी मात्राएं हैं उसके आधार पर। और जब वार्णिक छंदों में हम देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें वर्णों की गणना करते हैं। लघु गुरु का हम क्रम लगाते हैं और फिर 3-3 का सेट बनाते हैं, गण बना देते हैं। 3-3 का सेट बना के एक गण बनाया जाता है और छंद का निर्धारण किया जाता है। ये गण से संबंधित बातें भी हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ वार्णिक छंद बताए गए हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? संवृत्त, अर्धसंवृत्त और विषम वृत्त छंद। ऐसे श्लोक जहाँ पे चारों चरणों चारों पदों में वर्णों की संख्या बराबर होती है, ये समवृत्त छंद कहलाते हैं। जैसे कि इंद्रवज्रा, वसंत तिलका। अर्धसंवृत्त छंद जो है ये कैसे होते हैं? यहाँ श्लोक के प्रथम और तृतीय यानी कि ऑड नंबर, ठीक है, आप समझते हैं। विषम पाद जो है यहाँ पर, तथा द्वितीय और चतुर्थ यानी कि समपाद, इनमें वर्णों की संख्या बराबर होती है। क्या समझ में आया आपको? अल्टरनेट मतलब फर्स्ट और थर्ड लाइन के अंदर जो वर्ण है ये बराबर होंगे, सेकंड और फोर्थ लाइन में बराबर होंगे। ये छंद कैसे कौन से होते हैं? वियोगिनी, पुष्पिताग्रा आदि। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चीजें आई है तो एक बार समझना जरूरी है। हम लोग अभी रीड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये सभी इतना डीप में छंदों को नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखें। विषम वृत्त छंद, यहाँ श्लोक के प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। मतलब क्या कहा है? प्रत्येक पाद में वर्ण अलग अलग संख्या में होते हैं। ये गाथा, उद्गाथा आदि ऐसे छंद कहलाते हैं विषम वृत्त छंद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाद क्या होता है, चरण क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। यति क्या है इसे भी समझेंगे। ठीक है, श्लोक का चतुर्थांश जो है वो पाद कहलाता है। और किसी भी श्लोक के अंदर आपको पता है सामान्यतः 4 लाइंस होती हैं, है ना। तो इसका चतुर्थांश यानी कि एक पंक्ति, कोई भी एक पंक्ति हो सकती है, ये एक पाद है। तो प्रत्येक श्लोक के अंदर कितने पाद हुए? 4 पाद होते हैं। इनमें प्रथम और तृतीय पाद को यानी कि ये और ये विषम पाद को क्या कहा जाता है? अयुक।
ये विषम पाद है, अयुक कहा जाता है। और समपाद यानी कि द्वितीय और चतुर्थ को क्या कहा जाता है? युक कहा जाता है। तो इनको आप याद रखिए, युक और अयुक क्या है। और श्लोक के विषम पादों को अयुक्त, सम पादों को युक कहते हैं हम लोग। ये हमने देख लिया कि चतुर्थांश जो है वह पाद कहलाता है। यति क्या होती है? यति का तात्पर्य है विराम, रुकना। श्लोक की किसी भी पंक्ति को बोलते वक्त हम जहाँ पे विराम लेते हैं वह यति है। तो एक बात को पढ़ने के लिए बीच में लिया जाने वाला विराम जो है वो यति कहलाता है। श्लोक के मतलब जो चरण है उसके अंत में तो विराम होता ही है, वो तो निश्चित है। लेकिन छंदों के बीच में कोई ऐसी लाइंस होती है जिनमें जो कोई छंद है तो वो निश्चित होता है विराम का स्थान। ये यति यहाँ पे क्यों पढ़ाई जा रही है कि आप जब छंद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आर्या से लेकर मालिनी से पहले पहले जो छंद पढ़ेंगे उन छंदों तक आपको यति का बात याद नहीं रखनी है। लेकिन मालिनी से यति की बात स्टार्ट होती है, जहाँ पे चरण के बीच में मध्य में भी यति होती है। वो यति कौन से स्थान पर होनी है, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यति का मतलब विराम है, ये तो आपको समझ में आ गया। आगे की चीजें डिटेल में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं छंदों में लघु गुरु व्यवस्था क्या होती है। स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड यहाँ पे आई है आपके सामने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे समझ लीजिए। इसको मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आप कह सकते हैं। रीजन ये है कि अब आगे आने वाली जितनी भी चीजें हैं जहाँ पे आप गणना करेंगे लघु गुरु की, जहाँ पे आप गणना करेंगे गण विधान की, वो सब सब कुछ इसी पे डिपेंड है। यदि आपको ऋस्व लघु अ, जो है और दीर्घ गुरु इनका क्रम पता चल गया कि कहाँ कौन से वर्ण के वहां ऊपर आपको लघु लगाना है, कहाँ गुरु का चिन्ह लगाना है, ये पता चल गया तो आप सब कुछ प्रश्न आप सही कर पाएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऋस्वम लघु क्या कहा है? ऋस्व स्वर जो है वो लघु है। ऋस्व स्वर कौन से होते हैं? हमारे 5 स्वर ऋस्व हैं, अ ई उ री री। ठीक है, तो इजी हो गया, समझ में आ गया। ये पांचों स्वर जो हैं वो ऋस्व हैं। तात्पर्य क्या है कि ये पांचों स्वर आपको जहां कहीं भी दिखते हैं पंक्ति में, जहां आपको मात्रा लगानी है तो आप कौन सी मात्रा लगाएंगे? लघु। लघु के लिए हम ऐसी खड़ी डंडी लगाते हैं। ठीक है, और एक और बात ये कि ये पांचों स्वर मात्रा के रूप में भी किसी व्यंजन वर्ण के साथ दिख जाएं तब भी वो लघु ही रहेगा। आई बात समझ में? चलिए आगे आते हैं। संयोगे गुरु, बहुत अच्छी बात है, एक बार इसको समझ लीजिए। दीर्घम च मतलब क्या क्या है? दीर्घ स्वर जो हैं इनके साथ आप दीर्घ मात्रा लगाएंगे, गुरु की मात्रा लगाएंगे। ये कौन कौन से हैं? आ, ई, अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ बड़ी ई, ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ, री का दीर्घ बड़ा री, री का दीर्घ नहीं होता है। और ये चार हमारे दीर्घ स्वर हैं ही, ए ओ आई औ। तो ये कितने हो गए आपके? कुल 8 दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो 8 दीर्घ स्वर आपको कहीं पर भी दिख जाते हैं, आपको गुरु मात्रा लगानी है, उसके लिए आपको ऐसा चिन्ह बनाना होता है अवग्रह जैसा। और एक विशेष बात ये जो यहाँ पे भी हमने की थी कि ये सभी स्वर वर्ण किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा के रूप में दिखें तो वो भी दीर्घ ही कहे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ऋस्व और दीर्घ की बात समझ में आ गई। ऋस्व के साथ में आपको लघु मात्रा लगानी है, दीर्घ के साथ आपको गुरु मात्रा लगानी है। अब आ जाइए यहाँ पर संयोगे गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुने। स्वर ऋस्व स्वर के आगे संयोग के रहने पर उस ऋस्व को भी गुरु मान लिया जाता है ना। ये क्या कह रहा है कि कोई भी इस तरह का शब्द दिया है, इस क को आप क्या लिखेंगे? ऋस्व लिखेंगे, क्योंकि ये तो ऋस्व अ की मात्रा लग रही है ना इसमें। क के साथ, क व्यंजन के साथ में अ की मात्रा लग रही, अ ऋस्व स्वर है तो इसको लघु लगाएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है? इसके आगे संयोग यानी कि आगे कोई भी आधा व्यंजन, आधा वर्ण आपको दिख रहा है, हलंत व्यंजन दिखता है, तो इसको भी आपको इसके साथ काउंट करना है। मतलब कि ये ऋस्व होने के बावजूद भी अभी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। गुरु की मात्रा आप इसके साथ लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं इसके आगे जब आपको
गण विधान करना सिखाऊंगी, मात्राएं लगाना सिखाऊंगी, तब इस बातों को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें मात्राएं लगानी है, गण कैसे लगाने हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आगे संयोग रहने पर, कोई भी ऋस्व वर्ण के आगे हलंत वर्ण रहने पर, उससे पहले वाला वर्ण यदि ऋस्व है तो भी वो दीर्घ ही कहा जाएगा। तो इसके लिए हम गुरु का चिन्ह लगाएंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ऋस्व के आगे यदि हलंत वर्ण, अनुस्वार वर्ण, विसर्ग रहे, अनुस्वार वर्ण का भी ध्यान रखें, ठीक है, अनुस्वार रहे या विसर्ग रहे तो उस ऋस्व स्वर को गुरु मान लिया जाता है और इसके लिए हम ऐसा चिन्ह लगाते हैं। साधारण सी बात है, बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गण विधान की। क्या होता है गण विधान, छंदों में गण व्यवस्था क्या होती है। स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको पिछली बात रिवाइज करवा देती हूँ। हमने गण वाली बात पढ़ी है धातु पाठ में। धातु रूप प्रकरण जब हमने पढ़ा है तब मैंने आपको बताया था कि वहां पे गण होते हैं 10। ठीक है, जहाँ पे भुआदि गण और तनादि गण सबसे बड़ा सबसे छोटा गण बताया था आपको। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, छंद पाठ की। छंद प्रकरण पढ़ रहे हैं। यहाँ पे गण कुल कितने होते हैं, केवल 8, यहाँ पे 10 नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसके आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, चलें बात करते हैं। छंदों में कुल 8 गण होते हैं। इन गणों को इस सूत्र के द्वारा जाना जा सकता है। ये सूत्र क्या है, यमाता राजभान सलगम। बहुत ही आसान चीजें होती हैं संस्कृत में। देखें, संस्कृत में इतना टफ कुछ भी नहीं होता जितना हम बना देते हैं, है ना। और मोस्टली स्टूडेंट्स तो ऐसे टच में आते हैं कि संस्कृत के नाम से ही डरते हैं, हॉरिबल लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि चीजें इतनी भी टफ नहीं होती है जितना हम उसके खौफ से उसे बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। संस्कृत तो बहुत आसान लैंग्वेज है, बहुत ही इजी है। इसमें हमारे पूर्ववर्ती व्याकरण विदों ने पहले से ही शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, पहले से ही शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में सूत्र दे रखे हैं। सभी चीजों में आप देखिए, उच्चारण स्थान में देखिए, वहां पे भी शॉर्ट ट्रिक है। छंद के अंदर शॉर्ट ट्रिक है ही। सभी जगहों पर कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक के रूप में बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। समास में देखिए आप, सब जगहों पर, है ना। तो यहाँ पे हम बात करें इस सूत्र की, यमाता राजभान सलगम, ये गण की बात बताई गई है। इस सूत्र के माध्यम से 8 गण हैं। ये गण कौन कौन से हैं, इनसे याद रखें। य से यगण, म से मगण, त से तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण और लघु गुरु। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें इनके अंदर मात्राएं कैसे लगाएंगे हम। देखिएगा, य माता, तो आप य के ऊपर तो य की मात्रा लगा दीजिए, और माता आगे 2 है ना, तो ये दीर्घ दीर्घ है, इनके साथ दीर्घ दीर्घ। तो यगण की व्यवस्था क्या रहेगी, लघु गुरु की, लघु गुरु गुरु। फिर मगण में देखें क्या रहेगा, गुरु गुरु गुरु। आपको मात्रा लगाने आती है, म के ऊपर मात्रा गुरु लगेगी, आ की मात्रा है। फिर आगे के 2 अक्षरों की मात्राएं भी इसी के साथ लगाएंगे इसकी गण बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अब देखें, तगण में रहेगा गुरु गुरु लघु, रगण में क्या रहेगा, गुरु लघु गुरु, जगण में लघु गुरु लघु, भगण के अंदर क्या रहेगी व्यवस्था, गुरु लघु लघु, नगण के अंदर व्यवस्था रहेगी लघु लघु लघु, और सगण में रहेगा लघु लघु गुरु। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि इन सभी गणों के अंदर जो मात्राएं दी गई है, लघु गुरु का जो विधान है, व्यवस्था है, इस बहुत यूनिक है। ये आपस में आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं पे कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है। सभी गण अपने आप में यूनिक करेक्टरिस्टिक को लिए हुए हैं, यानी कि इसके लिए जो व्यवस्था बताई गई है बिल्कुल यूनिक है। आपस में कहीं कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आदि लघु त्रिगुरु, ये जो लिखा हुआ है क्या है। सबसे पहले इसे देख लीजिए आप, मगण सर्व लघु है, सॉरी सर्व गुरु है, इसे हम त्रिगुरु भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से नगण जो है ये सर्व लघु है, इसे त्रिलघु भी हम कह सकते हैं। तो ये दोनों बातें तो हो गई हमारी। अब देखें, जो नाम इनके रखे हुए हैं गणों के, ये किस आधार पे रखे हैं। देखिए, किसी भी गण के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यगण, यगण के अंदर मात्राएं हैं लघु गुरु गुरु। जो 2 मात्राएं हैं उनके आधार पे तो नाम नहीं हो सकता है। जो एक ही है, यहाँ पे लघु मात्रा एक है, तो इसके आधार पे होगा ये आदि लघु है। ठीक है, तो इसको हम आदि लघु कह सकते हैं। अब इधर देखिए तगण, तगण के अंदर गुरु गुरु लघु,
दो जो हैं इनके आधार पे तो नाम नहीं हो सकता है। नाम किसके आधार पे होगा? जो केवल एक है। तो एक कौन सा है? लघु। ये सबसे पीछे है तो इसे हम अंत लघु भी कह सकते हैं। ठीक है। इधर रगण जो है इसे लघु मध्य या मध्य लघु कह सकते हैं। जगण को क्या कह सकते हैं? गुरु मध्य या मध्य गुरु कह सकते हैं। फिर आगे देखिए बगण। बगण को हम क्या कहेंगे? आदि गुरु, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? गुरु से हो रहा है। नगण की बात हो चुकी थी और सगण को हम क्या कहेंगे? अंत गुरु। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि इन सभी गणों के ये जो दूसरे नाम रखे हुए हैं ये क्यों रखे हैं, क्या कारण है इसका, और किस पैटर्न से ये हमने इसे पढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यह माता राजमान सरगम ये इसका सूत्र है। और स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर जाना कि इन सभी गणों के अंदर जो लघु गुरु का विधान है बहुत ही यूनिक है। ठीक है। तो ये आपस में रिपीट नहीं हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसी के आधार पर कोई भी पंक्ति अब हम देखेंगे, जिस भी छंद की बात करेंगे कल की क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तो कोई भी पंक्ति हम देखेंगे वहां पे हम मात्राएं लगाएंगे। तो हम तीन तीन का सेट बनाएंगे। ये तो मैं आपको फॉर एग्जांपल ऐसे ही बता रही हूँ। तीन तीन का सेट बनाया तो जो मात्राएं लग रही हैं इनके तीन तीन के सेट बनाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे तीनों लघु है तो नगण होगा। लघु गुरु गुरु है तो ये तो यगण हो जाएगा। फिर लघु गुरु गुरु लघु है तो ये क्या हो जाएगा? तगण हो जाएगा। इस प्रकार से आप गण निर्धारण करेंगे और इसी के आधार पे फिर हम निर्णय लेते हैं कि यहाँ पर इस पंक्ति में कौन सा छंद होना है। ओके। चलिए यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी बात यहाँ से जो बताई जाती है नहीं समझ में आती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर किया जा सके। और छंद का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है। और इस टॉपिक को हम मोस्ट प्रोबेबली 4 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। ये आज फर्स्ट वीडियो है। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में ताकि आपको जो यहाँ से वीडियोस डाले जा रहे हैं इनका फायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और शेयर करने का जो प्रयोजन है वो क्या रहता है कि ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुंच सके वीडियो, उनको भी इसका लाभ मिल सके। और नोटिफिकेशन टाइम पे मिले इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। आप समझदार हैं, आपको पता है कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यदि लेना है तो क्या करना है। चलिए मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू। बाय बाय।